आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और छोटे बच्चे बच्चियों को मेरा ढेर सारा प्यार। सैनिक स्कूल का फॉर्म अब किसी भी दिन आ सकता है। तो जब बात फॉर्म भरने की चलती है तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि फॉर्म भरने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आप लोगों को हम यही बतलाएंगे कि सैनिक स्कूल में फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उनका फाइल साइज़ क्या होना चाहिए, उन फाइल्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। चूँकि सैनिक स्कूल में अप्लाई करने से हमें डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और यदि कहीं कुछ कमी है तो उसको समय रहते आप पूरा कर लें, ताकि जो अप्लाई करने के टाइम आप अप्लाई करने बैठें तो आपको कोई दिक्कत उसमें ना आए। यदि टोटल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सैनिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपको 8 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 5 डॉक्यूमेंट्स सबके लिए मैंडेटरी है। वो कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी के हों या किसी भी कोटा से हों, इन 8 डॉक्यूमेंट्स में से 5 डॉक्यूमेंट्स सबके लिए मैंडेटरी है और 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंडीशनल हैं कि यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कैंडिडेट का स्कैन्ड फ़ोटो इमेज। वो स्कैन होना चाहिए और उसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, पीडीएफ में वो नहीं चलेगा। तो कैंडिडेट का फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम बतला देंगे कि कभी कभी फाइल साइज़ जो है ना, मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो या कहीं आप स्कैन भी कराते हैं तो फाइल साइज़ बड़ा हो जाता है। तो उसको छोटा करने का 2 बहुत ही आसान उपाय है कि या तो आप किसी साइबर कैफ़े में चले जाएं, वहाँ उनको बोलें तो वो फाइल साइज़ आपके अकॉर्डिंग करके दे देंगे। नहीं तो यदि आप मोबाइल फ्रेंडली हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप हैं जो फाइल साइज़ छोटा करने का काम करते हैं। उन ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसमें भी अपने फाइल का साइज़ छोटा कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में ही जाकर कर लें तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था कि बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए स्कैन्ड और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल साइज़ 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। एक चीज़ और, बच्चा यदि कैंडिडेट यदि चश्मा पहनता है पावर वाला तो उसका फ़ोटो जो है वो बिना चश्मे का आप न खिंचवाएँ। यदि चश्मा नहीं पहनता कोई बात नहीं, तब तो आप ऐसे ही फ़ोटो ले लें उसका। लेकिन यदि वो रेगुलर चश्मा पहनता है पावर वाला तो आप उसका फ़ोटो पावर के साथ, मतलब चश्मे के साथ ही उसका फ़ोटो लें। और बैकग्राउंड इमेज जो है सो वाइट होना चाहिए या किसी प्लेन कलर में होना चाहिए, मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए। पूरा ब्लू हो जाए या पूरा वाइट हो जाए, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप वाइट बैकग्राउंड में आप उसका फ़ोटो जो है सो खिंचवा लें। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आता है वो है कैंडिडेट का सिग्नेचर। कैंडिडेट का सिग्नेचर आप किसी वाइट पेज पर करवा लें, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्कैन होने पर वो काफ़ी क्लियर आता है। तो कैंडिडेट का सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके उसको आप स्कैन करवा लीजिए। ये भी फाइल जो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसका फाइल साइज़ 4 KB से 30 KB, 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। न 4 KB से कम न 30 KB से ज़्यादा बड़ा फाइल होगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो है कैंडिडेट का बाएं हाथ का अंगूठे का निशान, मतलब कैंडिडेट्स के लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए। ये भी किसी वाइट पेपर पर आप लेफ्ट थंब का अंगूठे का निशान ले लीजिए और इसको स्कैन करा कर रख लीजिए। इसको भी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट ही होगा और इसका जो फाइल साइज़ है वो 10 KB टू 50 KB, 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। एक बात और यहाँ पर बतला दे रहे हैं कि यदि किसी भी कारण से बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन यदि अवेलेबल नहीं है, कारण जो भी हो, तो आप राइट हैंड के थंब का इम्प्रेशन आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये तभी जब लेफ्ट हैंड का किसी कारण से इम्प्रेशन अवेलेबल नहीं है तो आप राइट हैंड के थंब का इम्प्रेशन यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आ गया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए। जो भी पीडीएफ, अभी तक ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हमने बतलाया था, बच्चे का कैंडिडेट का फ़ोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, ये तीनों जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद जो बाकी बच गए हैं ये 5 डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स हैं और ये सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट होगा इन सबों का फॉर्मेट पीडीएफ होगा। ये हम एक बार में पूरा बतला दे रहे हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे उनका सब का जो फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल साइज़ अब हम बतलाते चलते हैं और इसका जो फाइल साइज़ है वो सबका सेम है, 50 KB टू 300 KB, 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में बतला रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ये इसमें होना चाहिए। एक चीज़ डेट ऑफ बर्थ वाले में हम बतला देना चाहेंगे कि कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है ये दोनों अलग अलग होता है। तो पिछले साल क्या हुआ था कि यदि ऐसी कुछ कंडीशन बन रही थी जिसमें दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है,
तो यदि दोनों डेट ऑफ बर्थ यदि एलिजिबल है, दोनों 10 से 12 साल के बीच में ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो एक एफिडेविट लेकर उन्होंने एडमिशन लिया था कैंडिडेट का, लेकिन आप उसके लिए अभी से रुकने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। आप पूरी कोशिश करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यूनिफॉर्म कर लें, एक ही तरह का करवा लें, टाइम है तो सही रहेगा। यदि किसी कारण से नहीं हो पाता है तो आप डेट ऑफ बर्थ में जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड करें और उसी को सही मानें। बाद में जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी, यदि एफिडेविट देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लेकर हम लोग काम चला सकते हैं। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल के रेंज के बाहर में है तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तब यदि एक तो अप्लाई ही शायद नहीं हो पाए या एडमिट कार्ड इशू नहीं हो, और यदि हो भी गया और बच्चा यदि सेलेक्ट हुआ तो फिर एडमिशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी या नहीं होगा एडमिशन। इसलिए यदि कुछ ऐसा है तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में एक समान करवा लें और उसको जल्दी से जल्दी आप लोग करवा लें। जो 5th डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं, जहाँ के रेजिडेंट हैं, उस स्टेट से ही बना हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी एक बार बतला दे रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, इतने दिनों तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो अभी जो आप सर्टिफिकेट देंगे तो इसका जो यूज होगा वो एडमिशन के टाइम में, तो एडमिशन के लिए बहुत लंबा टाइम जाएगा। फरवरी जनवरी में एग्ज़ाम होना चाहिए जैसा होता है हर एक साल, और फरवरी मार्च तक उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। तो आप ये निश्चित देखें कि कम से कम मार्च के बाद भी 1-2 महीने तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि आपका सर्टिफिकेट अभी वैलिड है लेकिन दिसंबर में या जनवरी में ही उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाने वाली है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा या मेरा कहना रहेगा ये कि आप अभी एक नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें जिसकी वैलिडिटी अभी से यदि 6 मंथ रहेगी तो वो आगे एडमिशन तक आपका चल जाएगा। नहीं तो उस समय आपको फिर नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ सकता है या फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए यदि वैलिडिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कम है तो आप उसको नया बनवा लें तुरंत का, ताकि वो लंबे समय तक आपका काम करेगा। एक बात और, किसी स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से नहीं बनता है। वहाँ कहा जाता है, पिछली बार बहुत लोगों से ऐसी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बच्चे के नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं है, जो पेरेंट्स हैं, मदर या फादर या लीगल गार्जियन जो भी हैं, उनके नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि उस सर्टिफिकेट में कहीं भी कैंडिडेट का नाम यदि आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो 6th, ये जो 5 डॉक्यूमेंट अभी हमने आपको बतलाया है ये सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद जो अगला 3 डॉक्यूमेंट है वो कंडीशनल है। 6th डॉक्यूमेंट जो है वो कास्ट, कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट है इफ़ अप्लीकेबल। यदि आप OBC से हैं, SC ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। जनरल कैटेगरी वालों को किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बार लोग पूछते हैं तो हम फिर बतला देना चाहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उनको किसी भी तरह के जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट इशू होता नहीं है। यदि होता भी होगा तो उसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तभी देना है जब आप OBC, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC के बारे में हम एक बात बतला देना चाहते हैं कि OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का जो लिस्ट होता है वो एक स्टेट का लिस्ट होता है और एक सेंट्रल लिस्ट होता है भारत सरकार का। तो सेंट्रल लिस्ट में जिनका नाम होगा, जिनकी जो कैटेगरी उसमें मेंशन होगी, वही कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में OBC NCL में कंसीडर किए जाएंगे। यदि स्टेट लिस्ट में आपका नाम है और सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम नहीं है और यदि आपने OBC के कैटेगरी के अंदर में फॉर्म अप्लाई किया है तो आप OBC कैटेगरी में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यदि एडमिशन के लेवल तक आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपके इस OBC कैटेगरी को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आपको सीट तब मिलेगी जब जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को एडमिशन के लिए बुलाया गया है उनको एडमिशन देने के बाद यदि कोई सीट बची रह जाती है तब जाकर आपको कंसीडर किया जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है OBC में तभी जाकर आप OBC कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए। यदि सेंट्रल लिस्ट में नहीं है और स्टेट लिस्ट में है, आप OBC में डाल रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला जो 7th है वो है डिफेंस कैटेगरी के लोगों के लिए कि यदि सर्विंग हैं, अभी जॉब में हैं, तो उनको सर्विंग सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर यदि वो एक्स सर्विसमैन है, मतलब रिटायर कर चुके हैं, तो उनको PPO लगाना पड़ेगा। ये 7th डॉक्यूमेंट था, ये भी कंडीशनल है। और 8th डॉक्यूमेंट है वैसे बच्चों के लिए जो अभी किसी न किसी न्यू सैनिक स्कूल में, जो न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं, अब तक पिछले साल तक 19 थे बनस वाले को मिलाकर। तो यदि किसी न्यू सैनिक स्कूल में कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है और यदि एज उसका अभी भी एलिजिबल है, वो अभी भी यदि 10 से 12 साल के बीच में है, तो वो चाहे तो इस
फिर से अभी जो इस साल एग्ज़ाम हो रहा है इसमें वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए ये 8th डॉक्यूमेंट है कि वैसे बच्चे जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अपने न्यू सैनिक स्कूल से एक स्टडिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो स्टडिंग सर्टिफिकेट लेकर यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसी जगह एक बात और बतला देते हैं कि फॉर्म फिल करने के समय यदि आप ये ऑप्ट करते हैं, पहले ही ऑप्शन पूछता है कि क्या आप किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि आप ओके करते हैं उसको कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, और जब आप जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने वाले पेज पे, तो यदि आप किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पेज भरने का ना पूरा डिटेल खुल कर आएगा। यदि आप किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और तब यदि आप जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज को फिल करने के लिए, तो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको दिखाई देगा। तो आप नॉट एप्लीकेबल करके फिर नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, वहाँ आपको एजुकेशनल डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम पिछले साल तक ऐसा ही हो रहा था। हो सकता है कि साल कुछ चेंज हो तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन डॉक्यूमेंट ये लगेगा उसमें। तो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बतलाया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसका फाइल साइज़ क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई और भी आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जो है सो जल्द से जल्द आप लोगों को दें।